Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Let's start with the unit number 2, that is about the biological molecules. And first of all, the first MCQ that we are going to discuss, if the body is starved, which component of the body utilizes at the last? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगर बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, स्टारवेशन का शिकार है, तो बॉडी रिजर्व फूड के तौर पर सबसे आखिर में किसको इस्तेमाल करेगी? देखिए, बॉडी की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे पहले तो क्या होती है? वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले बॉडी की प्रायोरिटी होगी कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड प्रायोरिटी पर बॉडी जो है वो किसको यूटिलाइज करती है? फैट्स को। और सबसे आखिर में बॉडी ने अगर किसी को यूज़ करना है तो वो क्या चीज़ होगी? प्रोटीन्स होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या बनेगा? प्रोटीन्स बनेगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स फॉर्म सुक्रोज? तो क्वेश्चन ये है कि सुक्रोज किससे बनी होती है? अब पीटीबी के अंदर इसको सिंपली बताया गया है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनते हैं। लेकिन अगर हम इनको केमिकली देखें तो जो ग्लूकोज होगी वो होगी अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज हम किसको कहते हैं? जिसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर एच ऊपर हो और ओ एच नीचे हो, वो होती है अल्फा ग्लूकोज। और डी, आप लोगों को पता होगा, डी फॉर डेक्सट्रोज होता है। जबकि दूसरा जो इसका मोनोमर है सुक्रोज का, वो होता है फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज कौन सी होती है? बीटा डी फ्रक्टोज होती है। तो अगर आप इसमें पायरानोज रिंग देखें, फ्रक्टोज होती हेक्सोज है, लेकिन जो रिंग बनाती होती है वो बनाती होती है कौन सा? फ्यूरानोज रिंग बनाती है। तो अगर हम इसके इस फ्यूरानोज रिंग की स्टडी करेंगे तो हमें ओ एच जो है वो ऊपर की तरफ नजर आएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये कौन सी जो है वो फ्रक्टोज है, ये बीटा डी फ्रक्टोज है। आई होप आप लोगों को ये बात पता होगी कि ऐसी हेक्सोसिस जो एल्डो होती हैं वो सिक्स कॉर्नर रिंग जो है वो बनाती होती हैं। जबकि ऐसी हेक्सोसिस जो कि क्या होती हैं? कीटो शुगर होती हैं, तो वो फ्यूरानोज रिंग बनाती हैं। तो अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर, मैं अगर फ्यूरानोज का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है? फाइव कॉर्नर है। तो इ- हर कार्बन पर आपको, हर कॉर्नर पर आपको क्या नजर आएंगे? यहाँ पर कार्बन। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो फर्स्ट कार्बन होगा वो यहाँ पर है और यहाँ लिखा हुआ है CH2OH। इस जगह पर मौजूद है OH। ठीक है। फिर यहाँ पर H, यहाँ पर OH है। फिर इस कार्बन पर आए तो यहाँ पर है H, यहाँ पर क्या मौजूद है? OH। और उसके बाद आखिरी कार्बन आता है, यहाँ पर है H और यहाँ पर है CH2OH। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो OH ऊपर की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ होगा तो ये कौन सी शुगर है? बीटा फ्रक्टोज। और अगर ये CH2OH इस कार्बन पर ऊपर हो जाए और OH नीचे आ जाए तो ये अल्फा फ्रक्टोज बन जाती है। तो सुक्रोज के अंदर हम अगर स्टडी करें तो आपको कौन से मोनोमर्स नजर आते होते हैं? एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज नजर आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर बीटा है। नेक्स्ट है थर्ड एमसीक्यू के स्टार्च, कौन सा स्टार्च? इमाइलोज स्टार्च। अब ये जो इमाइलोज स्टार्च होता है, अगर आप इसके बारे में पढ़ें तो इसके अंदर आपको जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स नज़र आते हैं वो सारे के सारे अल्फा डी ग्लूकोज
के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब के सब अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और उनके दरमियान कौन सी लिंकेज होगी? अल्फा वन फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लीनियर होंगे। लीनियर का क्या मतलब है कि स्ट्रेट चेन्स होंगी, अनब्रांच्ड होंगे, और ये सॉल्युबल होता है हॉट वाटर। अब यहाँ देखें तो मैं बता रहा हूँ कि ये कौन से हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, एल ग्लूकोज। तो इमाइलोज के हवाले से कौन सी बात जो है वो रॉन्ग है कि इसमें एल ग्लूकोज होती है? इसमें एल नहीं, इसमें डी ग्लूकोज होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें बीटा आएगा। नेक्स्ट है फ्रक्टोज और राइबोज में क्या रिजेम्बलेंसेस हैं? अगर हम फ्रक्टोज और राइबोज के अंदर रिजेम्बलेंस की बात करें तो पहली बात, दोनों की दोनों मोनोसेक्राइड्स होती हैं। और जो मोनोसेक्राइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दोनों के अंदर कायरल कार्बन्स की तादाद जो है वो बराबर होती है। दोनों के अंदर आपको 5 कॉर्नर रिंग नजर आता है। राइबोज में भी 5 कॉर्नर रिंग होता है जिसको आप राइबोफ्यूरानोज कहते हैं। फ्रक्टोज का अभी मैंने बना के आपको बताया था, और वो कौन सा था? फ्रक्टोफ्यूरानोज रिंग। तो ये बात दुरुस्त है, क्योंकि तीनों चीज़ें राइबोज और फ्रक्टोज में कॉमन है, इसलिए हम कहते हैं ऑल आर करेक्ट। आई होप आप लोगों को कायरल कार्बन के बारे में पता होगा कि ऐसे कार्बन जो एसिमेट्रिकल होते हैं। और एसिमेट्रिकल कार्बन हम किनको कहते होते हैं? जिनके चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हों, तो उन्हें हम एसिमेट्रिकल कार्बन कहते होते हैं। तो दोनों के अंदर एसिमेट्रिकल कार्बन्स की तादाद बराबर होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी शुगर है जो कि रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर? तो इसमें आप देखिए कि जो पहली तीनों हैं, ए बी एंड सी, ये मोनोसेक्राइड्स हैं। ठीक है। और इसमें जो सुक्रोज होती है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है। और ये कैसी डाइसेक्राइड है? जो कि नॉन रिड्यूसिंग होगी। तो इनमें से जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो कौन सी है? सुक्रोज। आपने पढ़ा होगा ओलिगोसेक्राइड में कि सुक्रोज के मोनोमर्स जो हैं वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैं, बोथ आर रिड्यूसिंग, लेकिन सुक्रोज इटसेल्फ नॉन रिड्यूसिंग। एंड आई होप आप लोगों को रिड्यूसिंग के बारे में भी पता होगा। रिड्यूसिंग का लफ्ज निकला है रिडक्शन से। और रिडक्शन किसको कहते हैं? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका किसी दूसरे के साथ रिएक्शन हो और वो दूसरे को हाइड्रोजन देकर रिड्यूस कर दें, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते होते हैं। ठीक है। तो सुक्रोज जो है वो क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि ऊपर वाली तीनों जो हैं वो क्या हैं? दे आर द रिड्यूसिंग शुगर, फ्रक्टोज, सेलोबायोज एंड एरिथ्रोज। अच्छा जी, इसमें से सेलोबायोस के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ये जो है एक ऐसी शुगर है जो कि सेल्यूलोज की डाइजेशन से जो है वो बनती होती है। नेक्स्ट, बीटा ग्लूकोज किसकी डाइजेशन से बनेगा? तो अगर हम देखें कि ये जो सुक्रोज है अभी हमने पढ़ा, इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, और ग्लूकोज इसमें जो है वो कौन सा होगा? पानी। वो होगा अल्फा ग्लूकोज। माल्टोज जो है, इसके दोनों मोनोमर्स, इसमें दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों के दोनों अल्फा ग्लूकोज होते हैं। जबकि ग्लूकोज दोनों फॉर्म्स में पाया जाता है, अल्फा और बीटा, इट्स अ जर्नल टर्म। लेकिन मोस्टली ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है? अल्फा।
सेल्यूलोज के मोनोमर्स जो होते हैं ये होते हैं बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। तो जब सेल्यूलोज की ब्रेक डाउन होगी तो क्या बनेगा, बीटा ग्लूकोज बनेगा। तो बीटा ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, इसके मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बीटा ग्लूकोज आ जाएगा। नेक्स्ट, मोनोसेक्राइड्स का जर्नल फार्मूला जो है वो क्या है। अगर हम मोनोसेक्राइड्स के जर्नल फार्मूला की बात करें तो इसमें बीटा ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट है कि इसका जो जर्नल फार्मूला है वो है CH2ON। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है CH2ON। अल्फा कार्बोहाइड्रेट्स का जर्नल फार्मूला है, नॉट स्पेसिफिक फॉर मोनोसेक्राइड्स, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। अच्छा जी। तो नेक्स्ट इसमें जो आ जाता है MCQ, वो है डी एंड एन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। डी और एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो होती हैं इनको हम कहते होते हैं कि ये क्या हैं, इनएंशियोमर्स हैं। इनएंशियोमर्स हम किन्हें कहते होते हैं, इनएंशियोमर्स हम ऐसे आइसोमर्स को कहते होते हैं विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और मिरर इमेज फॉर ईच अदर का मतलब ये होगा कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आ सकते, तो ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे के ऊपर फिट ना आए उन्हें हम कहते होते हैं कि वो इनएंशियोमर्स हैं। तो ये मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे का और नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। नेक्स्ट है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ये कैसे आइसोमर्स हैं। पहले इसके लिए समझना है कि एपीमर्स क्या होते हैं। तो हम एपीमर्स कहते होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे आइसोमर्स को जो डिफर करें विद रिस्पेक्ट टू वन कायरल कार्बन, यानी एक कार्बन के ऊपर वो डिफरेंट कर रहे हों, तो ऐसे हम आइसोमर्स को क्या नाम देते होते हैं, एपीमर्स का नाम देते होते हैं। तो ये उसकी बेहतरीन जो है वो एग्जाम्पल है। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते होते हैं, एपीमर्स कहते हैं। सो विद डिफर एट वन कार्बन। एंड इफ आई रिमेंबर, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो होते हैं ये गालिबन कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है वो डिफर कर रहे होते हैं। कार्बन नंबर 3 के ऊपर ग्लूकोज में जो OH होता है वो लेफ्ट पर होता है और ग्लैक्टोज में राइट पर होता है। तो ये एक कार्बन पर डिफर कर रहे हैं, लिहाजा हम इनको क्या बोलेंगे, एपीमर्स का नाम देंगे। नेक्स्ट MCQ है कि डेक्स्ट्रिन जो है इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि डेक्स्ट्रिन जो है इट इज़ अ होमोपॉलीसेकेराइड और इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट शुगर हम किसको कहते हैं, वेरी सिंपल, ट्रांसपोर्ट शुगर हम सुक्रोज को कहते हैं। तो अगर हम सुक्रोज की स्टडी करें तो सुक्रोज जो है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है
इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो सोर्स से सिंक की तरफ अगर जाएगी तो कैसे जाएगी ये? सुक्रोज की शक्ल में जाएगी, क्योंकि प्लांट्स के अंदर फूड सोर्स से सिंक यानी लीव से स्टोरेज पार्ट्स की तरफ जाती है सुक्रोज की शक्ल में, इसलिए हम इसको ट्रांसपोर्ट शुगर कहते होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा ग्रुप है इन चारों में से जिसके अंदर मोनोमर्स एक से नहीं है? यू नो दैट हेट्रोपोलीसेकेराइड्स हम किन्हें कहते होती हैं? ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें आपको क्या मिले? डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स मिले। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में आपको डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स मिलते हैं तो ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स को हम हेट्रोपोलीसेकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, तो हेट्रो का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो ऐसी पॉलीसेकेराइड जिनके आपको जो मोनोमर्स हैं वो एक नहीं डिफरेंट मिले, वो हेट्रोपोलीसेकेराइड्स। तो इसमें डेल्टा ऑप्शन जो है वो बनता है एगर, पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। आप देखिए सुक्रोज जो है, पहली बात ये ऑप्शन हम क्यों छोड़ रहे हैं? सुक्रोज क्या है? इट इज अ डाइसेकेराइड। जबकि ऊपर किसकी बात हो रही है? पॉलीसेकेराइड की, तो चला गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें माल्टोज की, तो हमें क्या पता चलता है? माल्टोज भी डाइसेकेराइड है। यहीं पर ही हम इसको छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं चार्ले की। ग्लाइकोजन होमोपोलीसेकेराइड है, स्टार्च होमोपोलीसेकेराइड है, लेकिन ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इट इज अ हेट्रोपोलीसेकेराइड, तो इसलिए हम थर्ड ऑप्शन भी छोड़ देंगे। सो वी आर लेफ्ट विद द डेल्टा ऑप्शन एगर, पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। इनके जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। लिहाजा करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा इसमें? करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा एगर, pectin and hemicellulose. They all have the different monomers। इन सब के जो मोनोमर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। जबकि ग्लाइकोजन ऊपर क्यों छोड़ा? पेप्टाइडोग्लाइकन हेट्रो है, ग्लाइकोजन और स्टार्च होमो है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हेट्रोपोलिसेक्राइड्स की। तो चार्ली ऑप्शन में एक है हेट्रो, दो होमो है, जबकि डेल्टा, एगर, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज सबके जो है वो क्या हैं? डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं। आगे चलती है कि फ्रक्टोज के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो कितने होते हैं? तो ये सिंपल है। अगर आप फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि आप लोगों को आपकी पीटीबी की बुक के अंदर पेज नंबर है 23, अगर आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपको क्या चीज़ नज़र आएगी? फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जहाँ इसको ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करते हुए दिखाया गया। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं वो 5 होंगे। नेक्स्ट है ग्लूकोज से एनर्जी किसकी ब्रेकडाउन से निकलती है? देखो पहली बात तो ये है कि ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन का अमल है, ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन का अमल है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा किसकी ब्रेकडाउन होती है? कार्बन और हाइड्रोजन की। तो कार्बन हाइड्रोजन की जब ब्रेक डाउन होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज्ड होती है। आपने पढ़ा होगा कि लिपिड ज्यादा एनर्जी देते बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड लोअर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन।
तो हमेशा एनर्जी कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों, या फिर लिपिड्स हों, किसकी ब्रेकडाउन से आती है? कार्बन हाइड्रोजन ब्रेकडाउन से आती होती है। कार्बन हाइड्रोजन ब्रेकडाउन से। नेक्स्ट एमसीक्यू है, और वो है कि मोनोसेक्राइड्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है? पहली बात, दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट। बिल्कुल भी नहीं, सारी कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी नहीं होती। मोनोसेक्राइड्स क्या होती हैं? मोनोसेक्राइड्स जो होंगी, दे आर स्वीट इन टेस्ट। नेक्स्ट, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल भी नहीं, जो मोनोसेक्राइड्स होती हैं आपने पढ़ा होगा, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये प्रॉपर्टी सारी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नहीं है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, गलत। सारी कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी स्टोर नहीं करती। स्टोरेज का काम कौन करता है? पॉलीसेक्राइड्स करती होती हैं। पॉलीसेक्राइड्स करती होती हैं। ठीक है। और स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स आपको पता होना चाहिए कि हम किनको कहते होते हैं। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स हम कहते हैं ग्लाइकोजन और स्टार्च को। ये स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो फिर करेक्ट आंसर क्या बन जाता है कि अगर हम स्टडी करें तो मोनोसेक्राइड्स के हवाले से क्या चीज़ जो है वो कॉमन है, कि जितनी भी मोनोसेक्राइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। तो ए, सी और डी ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सब मोनोसेक्राइड्स पे पूरा नहीं उतरती। बल्कि एक चीज़ जो कॉमन है तमाम मोनोसेक्राइड्स में, वो क्या है? कि दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो नेक्स्ट है, कौन सी मोनोसेक्राइड रेयर इन नेचर है? तो आप पढ़ती हैं कि टेट्रोसिस। और टेट्रोसिस में जैसे कौन सी आ जाती है? इरिथ्रोस। ये बहुत ही लेस कॉमन होती है। तो टेट्रोसिस, टेट्रोसिस में इरिथ्रोस। नेक्स्ट, कीटोपेंटोज। कीटोपेंटोज हम किसको कहते होती हैं? कीटोपेंटोज हम कहते हैं ऐसी मोनोसेक्राइड्स जो 5 कार्बन की हों और कैसी हों? कीटो फॉर्म में पाई जाए। तो ऐसी मोनोसेक्राइड्स को हम क्या बोलते हैं? कीटोपेंटोसिस कहते हैं। और इनमें से ये पहली बात 3 कार्बन की है और है भी एल्डो। देखो इसके नाम में एल्डिहाइड। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये भी 3 कार्बन की है, जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं? पेंटोसिस की। राइबोज है 5 कार्बन की, लेकिन ये कैसी है? एल्डो है। रिब्यूलोज की अगर हम बात करें, यस, ये है 5 कार्बन की और है भी कैसी? कीटो पेंटोज है। तो जो आंसर हमने दिए उसमें बेस्ट जो है वो कौन सा है? कीटो पेंटोज है। ठीक है। तो कीटो पेंटोज की एग्जांपल रिब्यूलोज। और ये कहाँ पाई जाती है? अगर आप लोग अपनी बुक्स में देखेंगे तो ये पाई जाती है स्ट्रोमा में। इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ये पाई जाती है। इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। और ये यूज किस में होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये यूज होती है कैल्वन साइकिल, जिसको हम और क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन का नाम देते हैं। देखें, अगला क्वेश्चन है कि फैटी एसिड्स दो हैं, दोनों के अंदर कार्बन एटम्स की तादाद भी सेम है, लेकिन फिर भी एक ज़्यादा एनर्जी दे रहा है और एक कम। तो आपके ख्याल में क्या फ़र्क होगा? याद रखिए,
जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उनमें सैचुरेटेड की निस्बत क्या होती है? लो एनर्जी होती है। तो अगर दो फैटी एसिड्स हैं, कार्बन की तादाद जो है वो कैसी है? कार्बन की जो तादाद है वो बराबर है, फिर भी एक ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, एक कम, तो फिर उसका आंसर यकीनन उनमें से एक सैचुरेटेड होगा जो ज़्यादा एनर्जी दे रहा होगा, और दूसरा अनसैचुरेटेड होगा जो कम एनर्जी दे रहा होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये मेमोरी बेस्ड है। फेडरल की बुक में देखें तो एक फैटी एसिड है जिसका नाम है लिनोलिक एसिड। ये चार्ट बना हुआ होगा, और ये चार्ट जो है वो दिया हुआ है फेडरल टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो वहां आप देखें तो ये दिया हुआ है कि इसके अंदर दो डबल बॉन्ड्स होती हैं। एक होती है कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान, और दूसरी होती है कार्बन नंबर 12 और कार्बन नंबर 13 के दरमियान। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन, जो है वो एक प्रोटीन है, और उसके अंदर अ, क्या मौजूद है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। आपके ख्याल में उस प्रोटीन की अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें तो कौन सी होगी? पहली बात तो यह है कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं वो या तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाती हैं या फिर क्वाaternary। अब फर्क कहाँ आ जाता है? ऐसी ग्लोबुलर प्रोटीन्स जिनमें एक चेन आपको नजर आए। तो एक चेन वाली जो प्रोटीन्स होती हैं उन्हें हम कहते होते हैं टर्शरी ग्लोबुलर। जबकि हीमोग्लोबिन, देखें इसके नाम में ही क्या आ रहा है? ग्लोबिन आ रहा है, मींस ये ग्लोबुलर है। तो ऐसी ग्लोबुलर प्रोटीन्स जिनमें एक से ज्यादा चेन्स हों, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर शो करती हैं? तो आंसर है क्वाटनरी। तो हीमोग्लोबिन में क्योंकि देखें ग्लोबुलर शेप है और चेन्स एक से ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? क्वाटनरी होगा। जबकि मायोग्लोबिन है वो भी ग्लोबुलर, लेकिन उसमें एक चेन होती है, लिहाजा उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा? टर्शरी होगा। तो ग्लोबुलर प्रोटीन दो तरह के स्ट्रक्चर रखती हैं, टर्शियरी और क्वाटनरी। फर्क क्या होगा? टर्शियरी में एक चेन होगी और क्वाटनरी में एक से ज्यादा होंगी। नेक्स्ट है मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल इन द सेल। तो आंसर है प्रोटीन्स। डाइवर्स में आता है डी। डी फॉर, याद रखिए कि डिफरेंट टाइप्स, या डिफरेंट टाइप्स के अलावा हम इसमें क्या बोल सकते हैं? वैरायटी। तो डिफरेंट टाइप्स या वैरायटी कितनी है? प्रोटीन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 10,000 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। 10,000 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो जितनी वैरायटी प्रोटीन्स की होती है इतनी वैरायटी लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स और
डीएनए में नहीं होती, लिहाजा हम कहते हैं मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल प्रोटीन्स हैं। सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो है वो इसमें कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है एलानाइन। अगर आप इसको नेट पर सर्च करें तो सबके अंदर जो है वो आपको आर ग्रुप के अंदर कार्बन्स की तादाद बढ़ती हुई नजर आएगी, जबकि एलानाइन में आपको क्या चीज नजर आती है, आर ग्रुप जो होगा उसमें क्या नजर आएगा, मिथाइल ग्रुप नजर आएगा। जबकि बाकी की जो अमाइनो एसिड्स होती हैं ये एलानाइन से बड़े होते हैं, ये एलानाइन से बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आर ग्रुप में कार्बन्स की तादाद ज़्यादा होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि इनमें से सिंपलेस्ट एलानाइन है। और एलानाइन से सिंपलेस्ट ग्लाइसिन होता है, उसमें आर की जगह एच होता है। नेक्स्ट, कौन सा अमीनो एसिड है जो बहुत ही जो है वो इसेंशियल है लेकिन हमारी बॉडी इसको बना नहीं सकती? तो अगर आप केमिस्ट्री में देखें तो आपको एक टेबल बना हुआ नज़र आता है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स का। तो उस टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एस्पार्टिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, टायरोसिन खुद बना लेती है, ग्लूटामिक एसिड हमारी बॉडी खुद बना सकती है। लिहाजा हम कहते हैं कि ये क्या है, ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। ठीक है। जबकि वेलाइन जो होता है ये हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। अब वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद ना बना सके वो हम किसके जरिए लें, थ्रू डाइट लें, तो वो क्या होगा, इसेंशियल होगा। नेक्स्ट, चार आपके सामने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रखे गए और पूछा ये गया है कि बताइए इन चारों में से एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो ग्लूकोज से नहीं बना हुआ। तो सिंपल, वो क्या है? देखो धोखा ना खाइए, ये इमाइलेज लिखा हुआ है। इमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है। और एंजाइम प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें, एमाइलेज। जबकि ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, एमाइलोपेक्टिन तीनों ग्लूकोज से बने होते हैं। नेक्स्ट, इन टू हेलिकल टर्न्स। तो देखें, अगर हम बात करें अल्फा हेलिक्स की, तो अल्फा हेलिक्स के एक टर्न में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो फिर दो टर्न्स में इसके कितने होंगे? 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7.2। तो करेक्ट आंसर है इसमें 7.2। नेक्स्ट है, ऑल अमीनो एसिड्स हैव एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक्सेप्ट, तो आंसर आएगा ग्लाइसाइन। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसके चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। लेकिन अगर हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो देखें, सी, COOH, नेक्स्ट H, इसमें R की जगह भी क्या आ जाता है, H, और एक तरफ आ जाएगा एमाइनो ग्रुप। तो अब अगर आप लोग देखें तो आपको इसमें दो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, तो ये एसिमेट्रिक नहीं होता। बाकी सब अमीनो एसिड जितने भी हैं उनका कार्बन जो है वो कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन होता है। नेक्स्ट, 1 to ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में है? सुक्रोज में है।
अगर आप देखें तो सुक्रोज किससे बना हुआ है, हमने अभी पीछे पढ़ा भी है। अगेन अगर आप बुक में देखना चाहें तो पेज नंबर 23, ये बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनियन से। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन दोनों के दरमियान कौन सी होती है, देखिए बकायदा मेंशन की हुई है, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें ग्लूकोज का होगा फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का होगा सेकंड कार्बन। नेक्स्ट, प्रोटीन की स्पेसिफिसिटी किस पे डिपेंड करती है, याद रखिए एक प्रोटीन दूसरे से डिफर करती है सीक्वेंस की वजह से। ठीक है। आर ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये तो तमाम अमीनो एसिड्स में कॉमन होता है, कॉमन इन ऑल अमीनो एसिड्स। इसका मतलब इन दो की वजह से तो प्रोटीन्स डिफर नहीं करती। फिर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स की वजह से कुछ प्रोटीन्स में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स डिफरेंट होते हैं, और कुछ अमीनो एसिड्स में नम जो हैं कुछ प्रोटीन्स के अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड सेम होते हैं। अब जिनमें अमीनो एसिड्स की तादाद डिफरेंट है वो तो प्रोटीन एक दूसरे से डिफरेंट करेंगे, लेकिन हैरान कुन तौर पे कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जिनमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड सेम होते हैं, बट स्टिल ऐसी प्रोटीन्स एक दूसरे से डिफरेंट बिहेव कर रही होती हैं। क्या रीजन होती है, तो उसका आंसर है क्योंकि वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं विद रिस्पेक्ट टू सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। याद रखिएगा, ऐसी बहुत सी प्रोटीन्स हैं जिनमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन फिर भी वो फंक्शन के लिहाज से डिफर कर रही होती है। क्यों? क्योंकि उन अमीनो एसिड का सीक्वेंस सेम नहीं होता। तो प्रोटीन्स का फंक्शन और स्पेसिफिसिटी किस पे डिपेंड करती है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। मैं एक बात समझाता हूँ अक्सर स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश का एक अल्फाबेट जो है वो है आर। अब इसी को मैं अगर यूं लिख दूं AEAR, देखो अल्फाबेट दोनों में सेम है, तादाद भी सेम है, मैंने सीक्वेंस बदल दिया तो वर्ड बदल गया। तो ऐसी प्रोटीन्स जिनके अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जो हैं वो सेम हो, फिर भी एक दूसरे से डिफर बिहेव कर रही हो, तो वो किस वजह से डिफर कर रही होती हैं, विद रिस्पेक्ट टू द सीक्वेंस। नेक्स्ट, इंसुलिन की स्टेबिलिटी में किसका रोल होता है? देखो इंसुलिन एक हार्मोन है, और अगर आप लोग पढ़ें तो मोस्टली जो हार्मोन्स होते हैं दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं अगर हम उनकी स्टडी करें तो हमें क्या पता चलता है कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर जो है वो या तो टर्शरी होगा या फिर क्वाटरनरी होगा। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होती हैं, आयनिक बॉन्ड्स भी होती हैं, ईस्टर बॉन्ड उनके अंदर नहीं होती। ये आपको कहाँ मिलती है, लिपिड्स में मिलती है। तो ये आपको कहाँ मिलती होती है, लिपिड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया, कौन सा अमीनो एसिड है जिसका कायरल कार्बन नहीं है? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ग्लाइसिन है, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, इसके अंदर आपको मिलते हैं दो हाइड्रोजन्स। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी पेप्टाइड बॉन्ड्स होती हैं? पहली बात तो ये है कि हीमोग्लोबिन के अंदर चेन्स जो होती हैं वो होती हैं 4 चेन्स।
अब अल्फा चेन के अंदर कितने होते हैं? 141 अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगी वो होंगी 140। अब ये कितनी चेन्स हैं? दो अल्फा चेन्स हैं। तो हम 140 को मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे 2 से, तो क्या आंसर आ जाएगा? 280। अब इसमें दो क्या मौजूद हैं? बीटा चेन्स हैं। और बीटा चेन्स में होते हैं 146 अमीनो एसिड्स। और इनके अंदर अगर हम देखें तो क्या होगा? इनके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगी वो एक कम होती है, जितने अमीनो एसिड्स होते हैं उनसे एक पेप्टाइड बॉन्ड कम होती है। तो 145 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये क्या आ गया? 290 आ गया। अब हम इन दोनों को जमा करें तो आंसर आ जाएगा 570। नेक्स्ट है कि नया अमीनो एसिड जो है वो हमेशा पॉलीपेप्टाइड चेन में अपनी कौन सी एंड लेकर आएगा? तो उसका आंसर है एन टर्मिनल। देखें, जब अमीनो एसिड्स आपस में ऐसे जुड़ते हैं और क्या बनती है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, तो उनकी एक साइड जो है वो क्या होती है? सी टर्मिनल होती है, और एक साइड जो है उनकी क्या होती है? एन टर्मिनल होती है। एक साइड उनकी क्या होगी? ये साइड, सॉरी मिस्टेकनली मैं यहाँ पर लिख गया। तो ये साइड है इनकी एन टर्मिनल, और ये साइड होगी सी टर्मिनल। तो जो न्यू अमीनो एसिड होगा, न्यू अमीनो एसिड का अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो देखो यूं होगा: सी, सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर ग्रुप, और इस तरफ जो आ जाएगा वो है NH2। तो वो अपना कौन सी साइड लेकर आ रहा है? एन साइड लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एन टर्मिनल, यानी एड सी टर्मिनल से होगा, अपनी कौन सी एंड लेकर आएगा? एमाइनो ग्रुप। तो इसलिए इसमें अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट, फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं उनमें कौन सी चीज़ जो है वो हाइड्रोफिलिक होती है? तो उसका आंसर जो है वो क्या आ जाता होता है? हेड। देखिए, अगर हम फॉस्फोलिपिड्स देखें तो ऐसे होते हैं, दो हिस्से होते हैं उनके। एक हिस्सा होता है हेड, और एक हिस्सा होता है टेल। तो टेल जो होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक, और हेड होता है हाइड्रोफिलिक। अब इस हाइड्रोफिलिक हेड के अंदर जो है वो क्या चीज़ मौजूद होती है? फॉस्फेट होता है। इस फॉस्फेट की वजह से ये क्या हो जाता है? हाइड्रोफिलिक हो जाता है। तो फॉस्फोलिपिड्स के हेड्स को हाइड्रोफिलिक बनाने में रोल जो है वो किसका होता है? फॉस्फेट कंटेनिंग हेड का होगा। नेक्स्ट, पानी की मौजूदगी में सिंपल सा है कि अगर बड़े मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में पानी का इस्तेमाल करके, तो इसको हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। नेक्स्ट, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें मैक्सिमम वाटर होता है? तो आंसर जो है वो इसमें क्या है? जेलीफिश। जेलीफिश के अंदर आपने पढ़ा होगा 99% तक वाटर होता है। बोन सेल्स में 20%, और ब्रेन सेल्स के अंदर जो है वो क्या होता है? 85% तक होता है।
नेक्स्ट, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहलाता है? बिकॉज इट कैन डिसॉल्व वेराइटी ऑफ ऑर्गेन वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल। बिकॉज इट कैन डिसॉल्व variety of the organic molecules। हम्म, अच्छा, तो मैंने यहाँ पर जो है लिखा, इट कैन डिसॉल्व वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और क्योंकि ये मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकते हैं, तो किस वजह से कर सकता है? अपनी पोलर नेचर की वजह से। लिहाजा करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा? ड्यू टू देयर पोलैरिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो क्या होता? सीधी सी बात है, पानी का हाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस वजह से है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी तो पानी के मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता? रिड्यूस हो जाता। नेक्स्ट, ये मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू है कि एच आइंस की कंसंट्रेशन प्योर वाटर में कितनी है? तो इसका आंसर है 10⁻⁻⁷ मोल्स पर लीटर। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये मेमोरी बेस्ड है। नेक्स्ट है कि आइस जो है वो फ्लोट करती है, तो उसकी रीज़न जो है वो क्या है? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है आइस की वो क्या हो जाती है? लो हो जाती है। और लो क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ द लैटिस लाइक अरेंजमेंट। लैटिस लाइक अरेंजमेंट की वजह से जो है वो क्या होता है, आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एयर स्पेसेस बन जाती हैं, और इन्हीं एयर स्पेसेस की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट, पानी जो है वो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस को क्या करता है? अपने अंदर डिसॉल्व नहीं होने देता, एक्सक्लूड कर देता है। तो पानी की ये प्रॉपर्टी किस काम आती है? पानी क्योंकि खुद भी पोलर है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए बुरा सॉल्वेंट होता है। और अक्सर जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं या सेल मेम्ब्रेन है, इसमें लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स में टेल होती है, और ये टेल जो है वो क्या होती है? नॉन पोलर होती है। अब पानी खुद पोलर है, लिहाजा बुरा सॉल्वेंट है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, लिहाजा पानी की ये प्रॉपर्टी सेल मेम्ब्रेन को अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है, 7 ग्राम्स ऑफ वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? देखो, बात हो रही है ग्राम्स में, लिहाजा अब हम अगर बात करेंगे 1 ग्राम वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो वहां भी हम किलो कैलोरीज नहीं, कैलोरीज लेंगे। कितने लेंगे? 574 कैलोरीज। अब हमने लेनी है 7 ग्राम्स की, तो 7 ग्राम्स पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन मालूम करने के लिए इसको हम 574 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 4018 कैलोरीज। नेक्स्ट है, कौन सा बायो एलिमेंट है जो माइनर है? ये आप टेबल से देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 3, तो जिसमें बायो एलिमेंट्स का टेबल दिया हुआ है, तो क्लोरीन जो है वो माइनर बायो एलिमेंट है। सबसे लीस्ट कंसंट्रेशन इनमें किसकी है? तो आंसर है इन चारों में से फास्फोरस की है। अगर आप देखेंगे तो कितनी होगी? 1%, जबकि बाकी सबकी फास्फोरस से अबव है। नेक्स्ट, 96%। आपने पढ़ा होगा कि 6 बायो एलिमेंट्स बॉडी का कितने परसेंट बनाते हैं? 99%। अब अगर हम उन 6 में से 4 निकाल दें, सॉरी 2 निकाल दें, तो बाकी बच जाते हैं 4। कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये मिलकर कितने परसेंट बनाते हैं?
96%। इनमें से एक्सक्लूड किन को किया हुआ है? एक्सक्लूड किया हुआ है कैल्शियम और फास्फोरस को। कैल्शियम की 2% है और फास्फोरस की 1%। अगर हम इसको भी जमा कर दें तो फिर क्या आंसर बनता है? 99%। जबकि इन दोनों को निकाल दें तो फिर क्या आंसर बनता है? 96%। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड्स। ये आप कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि ये न्यूरॉन्स की आउटर कवरिंग यानी माइलन शीट में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है, अगर कार्बन एटम्स की तादाद फैटी एसिड्स में बढ़ती चली जाती है तो उसका फैटी एसिड्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तीनों बातें दुरुस्त हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और हाइड्रोफोबिक नेचर भी बढ़ेगी। तो इसमें चारों बातें जो हैं वो दुरुस्त हैं। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। जो जितना बड़ा फैटी एसिड होता है उतना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होता है, उतना जल्दी वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका बड़ा होता है। पढ़ा ही होगा, पामेटिक एसिड का 63.1 और ब्यूटेरिक एसिड का -8 है। तो एक छोटा है और एक बड़े वाला है, तो फर्क पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट में। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड 4 डिग्री सेल्सियस है। फेडरल का अगर आप टेबल देखें तो डिफरेंट फैटी एसिड्स का आपको मेल्टिंग पॉइंट और उनकी सोर्स दिया हुआ ये टेबल आप करें तो उसमें ये गिवन है। फॉस्फोटाइडल कोलाइन का कॉमन नेम अगेन पेज नंबर गालिबन 26 है। अगर आप देखें फॉस्फोलिपिड तो रेड कलर में उसके नीचे लिखा होगा उसकी लेबलिंग में कि फॉस्फोटाइडल कोलाइन को हम लेसेथिन कहते हैं। लास्ट में है कि जब फॉस्फोलिपिड्स बनने लगते हैं तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं? तो उसका आंसर है 4। कैसे? दो होते हैं फैटी एसिड्स। तो जब ये ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ मिलेंगे तो दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। फिर एक होगा फॉस्फोरिक एसिड। ये जब ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। और इसके अलावा कोलाइन जो है अगर ये भी रिएक्ट करेगी तो उससे भी जो है वो क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो टोटल 4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये कब रिलीज करते हैं? जब रिएक्ट करेंगे ग्लिसरॉल के साथ। और लास्ट में है कि काइटिन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? तो एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोसामाइन है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.